Hi everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to discuss the most important questions, part 2 of your class 11 psychology chapter, motivation and emotions. So आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2, और इस लेक्चर में हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर। वी ऑल नो कि हमारे एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही कम आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस ही आते हैं, बट प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर से भी किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आज प्रैक्टिस करेंगे। एंड वी ऑल नो कि हमारा जो पैटर्न होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का वो क्या है, 6 मार्क्स क्वेश्चन, 200 वर्ड्स, एक इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट एंड कंक्लूजन। राइट, आई होप सो प्रीवियस लेक्चर से ये सब कुछ अब पढ़ के समझ चुके हो कि कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है। फाइन, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ ह्यूमंस यूजिंग फिजियोलॉजिकल अप्रोच। कौन कौन सी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं ह्यूमंस की, वो आपको फिजियोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? देखो, विल स्टार्ट विथ फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस क्या होते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस क्या होते हैं। ओके, विल राइट इन इंट्रोडक्शन व्हाट आर फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस। नाउ फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस आपके क्या होते हैं, जो आपके बॉडीली फंक्शंस हो रहे हैं और ये बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से हो रहे हैं। तो बेसिकली 3 होते हैं, है ना। देखो कौन कौन से, एक आपका होता है हंगर, एक होता है थर्स्ट, और एक होता है सेक्सुअल ड्राइव्स, है ना। तो ये 3 जो है बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं जिनकी वजह से फिजियोलॉजिकल अराउजल हमारे अंदर होते हैं। तो ये सारे कुछ हमको यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब करना है, इंस्टिंक्ट और ये वो सारा कुछ। फाइन, देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको आंसर में क्या क्या सारा कुछ लिखना है, आप लिखेंगे अपने वर्ड्स में। ओके, फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करा हमने थोड़ा फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस, बायोलॉजिकल नीड्स, इन सभी के बारे में बताया कि बायोलॉजिकल मोटिव्स आर आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल मोटिव्स एज दे आर गाइडेड मोस्टली बाय द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं उन्हें फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी की वजह से हो रहे होते हैं। सोशल मोटिव्स भी होते हैं जो साइकोलॉजिकली और सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू होते हैं, हालांकि ये हमको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन में बताना है कि बायोलॉजिकल मोटिव्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी कहलाते हैं और हमारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से हो रहे होते हैं। बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल अप्रोच में ये बताया जाता है कि मोटिवेशन इज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट। सबसे पहले किसी चीज़ के लिए आप मोटिवेट होते हो और उसके बाद में आप बिहेवियर करते हो। अगर आपको कोई काम के लिए मोटिवेशन ही नहीं आएगी तो आप शायद उसको करोगे ही नहीं। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो बाद में डेवलप हुई और उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये जो एक इन्फ्लुएंस हो रहा है ये बायोलॉजिकल अप्रोच की वजह से है। कैरी द ट्रेसेस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द बायोलॉजिकल अप्रोच। द अप्रोच फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टिव एक्ट होल्ड्स दैट ऑर्गेनिज्म हैव नीड्स। अब ये जो अप्रोच है ये बोलता है कि सुनो, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ नीड्स होती हैं, जैसे इंटरनल फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, जिसकी वजह से ड्राइव प्रोड्यूस होती है। किसी चीज़ के लिए आप अराउज्ड हो जाते हो, इस अराउजल से बिहेवियर करते हो और फिर आप जब इस गोल को अचीव कर लेते हो तो आपकी ये जो ड्राइव है ये क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। हमको पता है, देखो यहाँ पे किसी चीज़ की नीड जब हमको होती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, अराउज हो जाती है उस चीज़ के लिए। फिर हम उस अराउजल को मतलब ड्राइव हमारे अंदर होने लग जाती है ना, इसको अराउजल बोलूँ या ड्राइव भी बोल सकते हैं कि उस चीज़ के लिए हमारी बॉडी अराउज हो जाती है, हमारे अंदर ड्राइव होने लग जाती है। फिर हम इस नीड को फुलफिल करने के लिए वो एक्ट करते हैं और इस एक्ट को करने से हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो जो ड्राइव है या जो अराउजल है वो रिड्यूस हो जाता है और फिर कोई नई नीड हमारे अंदर अराइज हो जाती है। तो ये एक पूरा मोटिवेशन साइकिल है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपको भूख लगी है तो आपको नीड किस चीज़ की है, फूड की, तो आपकी बॉडी अराउज हो जाएगी, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि अब आप कुछ खा लो, है ना। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप खा लो तो आपकी भूख कम से कम हो जाए, तो आप उठोगे, शायद किचन से फूड लोगे और उसको कंज्यूम कर लोगे। तो ये एक्ट आपने करा। जब जैसे जैसे फूड आपके अंदर चला जाता जाएगा, ड्राइव धीरे धीरे करके कम होती चलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, है ना। सेटिस्फैक्शन हुआ, ड्राइव कम हुई और यहाँ पर आपकी नीड खत्म हो गई। फिर कोई नई नीड वापस आएगी। मान लो शाम को फिर से भूख लगी,
क्लियर? तो ये एक मोटिवेशन साइकिल चलता रहेगा, है ना। तो दैट मीन्स कि कोई भी काम जब आप करते हो तो उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है? मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो शायद आप वो काम कभी कर ही नहीं पाओगे। जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी कि आप बड़े ही टैलेंटेड हो, बहुत सारे स्किल आपके पास में है, लेकिन अगर आप उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं हो तो आपके वो टैलेंट, आपके स्किल कोई काम के नहीं है। तो मोटिवेशन इज द प्राइमरी सोर्स। नाउ द अप्रोच फॉलोइंग द कंसेप्ट। अच्छा हाँ, यही सारा कुछ हमने रीड कर लिया जो इसमें दिया था। अब बात करते हैं इंस्टिंक्ट की। इंस्टिंक्ट इनबॉर्न पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होते हैं, मतलब ऑलरेडी हमारे अंदर होते हैं। जैसे कि क्यूरियोसिटी है, फ्लाइट है, रिपल्शन है, रिप्रोडक्शन है, पेरेंटल केयर है, ये सारी चीज़ें जो है कॉमन ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, सभी के अंदर होते हैं। हम सभी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, रिप्रोडक्शन करते हैं, पेरेंटल केयर होती है, ये सारे इंस्टिंक्ट ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट हैं। हमको सिखाए नहीं गए हैं कि आपको क्यूरियस कैसे होना है किसी चीज़ के लिए, या आपको पेरेंटल केयर कैसे करनी है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है, इनबॉर्न है। जब एक वुमेन माँ बनती है तो ऑलरेडी उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि उसको अपने बेबी की केयर कैसे करनी है ना। सेम जब कोई फादर बनता है तो उसको ऑलरेडी पता चलता है कि मुझे मेरे बच्चे की केयर किस तरह से करनी, मुझे उसका कैसे ध्यान रखना, उसको सिखाया नहीं जाता, ऑलरेडी उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें इननेट हैं, इनबॉर्न है, हेरिडिटरी हैं, और ये सभी जो है कहीं ना कहीं स्पेशीज के डायरेक्ट बिहेवियर को प्रेडिक्टेबल मैनर में दिखाते हैं कि इस सिचुएशन में आप इस तरीके से ही काम करोगे। अब इंस्टिंक्ट हैज एन इम्पिटस विच ड्राइव्स द ऑर्गेनिज्म टू डू समथिंग टू रिड्यूस दैट इम्पिटस। तो कुछ बायोलॉजिकल नीड्स हैं जिनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो 3 है जो मैंने अभी आपको कहा कि हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। ये कुछ एसेंशियल नीड्स होती हैं या इंस्टिंक्ट्स होते हैं एक इंडिविजुअल के, जो उसकी बायोलॉजिकल नीड्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, हमसे क्वेश्चन में बोला था कि पहले तो बायोलॉजिकल नीड्स बताओ ह्यूमन की यूजिंग फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस। तो हम पूरे अप्रोचेस को यूज करते हुए पहले हम बताएंगे कि एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते क्या है ना, कैसे हमारे अंदर अराउजल वगैरह होता है, इंस्टिंक्ट क्या होता है, नीड क्या होती है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हमने बताया कि देखो 3 बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। पहला हो गया हंगर। जब आपको भूख लगती है तो आप मोटिवेट हो जाते हो कि आपको फूड ऑब्टेन करना है और उसको कंज्यूम करना है, कहीं खाना देखना है और फिर उसको आपको खा लेना है। तो जो स्टिमुली होती है हंगर की, वो क्या करती है, स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब आपको भूख लगती है तो आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो ये बताता है कि सुनो अब जो पेट है ना वो खाली हो चुका है, उसको खाना चाहिए। ग्लूकोज लेवल का साथ ही साथ, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, है ना, साथ ही साथ में आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, प्रोटीन लेवल्स कम हो जाएंगे, फैट्स जो बॉडी में स्टोर हैं वो सारे के सारे कम हो जाएंगे। जब आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कम होने लग जाएंगी तो लिवर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। लिवर ब्रेन को बोलेगा कि भाई खाना कुछ नहीं बचा है शरीर में, खाना दो, ठीक है, खाना लेके आओ। तो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कौन, लिवर। फिर ब्रेन क्या करता है कि अब क्योंकि ब्रेन को पता है कि उसको खाना चाहिए, तो कहीं भी कोई भी चीज़ जरा सा भी अरोमा, टेस्ट, अपीयरेंस लगता है तो उसको भूख लगने लग जाती है, उसको लगता है कि मैं इस एक चीज़ को खा लूँ। साथ ही साथ में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे फूड का कलर हो गया और किसी दूसरे को देखना खाते हुए, तो ये सारी चीज़ें हमको और ज़्यादा हंग्री बना देती हैं। तो 10 वी कैन से कि फूड इनटेक जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फीडिंग सैटिस्फाइड सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होता है, जिसमें जो हाइपोथैलेमस के अंदर है, आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के अंदर कॉम्प्लेक्स फीडिंग सैटिस्फाइड सिस्टम है, इसके थ्रू आपकी हंगर जो है वो रेगुलेट होती है। इसमें लिवर भी इन्वॉल्व है और भी पार्ट्स हैं बॉडी के जो इन्वॉल्व हैं, जैसे स्टमक की हमने बात करी। तो इस तरीके से जो है हम फिर क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और जब हम फूड कंज्यूम कर लेते हैं तब हमको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपका जो डिजायर है, अब वो क्या हो चुका है, धीरे धीरे करके ड्राइव कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मेटाबॉलिक फंक्शंस इसमें चेंज होते हैं। लिवर जो है वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर ये सिस्टम जाता है। हाइपोथैलेमस के अंदर जो है 2 रीजन्स होते हैं, एक लेटरल हाइपोथैलेमस होता है, एक वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस होता है। लेटरल हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक्सीटेटरी एरिया है। एनिमल्स जो होते हैं जब वो ईट करते हैं तो उनका ये वाला एरिया स्टिमुलेट हो जाता है। अगर ये एरिया डैमेज हो जाए, मान लो जो आपका लेटरल हाइपोथैलेमस है अगर वो डैमेज हो जाता है, मतलब एनिमल्स का, तो एनिमल्स को कभी ये रियलाइज ही नहीं होगा कि उनको भूख लगी है और वो कभी भी खाना खाएंगे ही नहीं, और अंदर ही अंदर उनको बॉडी में, मतलब उनको फूड की रिक्वायरमेंट है लेकिन ब्रेन सिग्नल ही नहीं दे रहा है कि भूख लग रही है, तो जो एनिमल है वो खाना खाएगा ही नहीं, अंदर ही अंदर बॉडी पूरी स्टार्व करती रहेगी और एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस में बीच में लोकेटेड होती है, इसलिए इसको हंगर कंट्रोलिंग एरिया भी बोला जाता है।
क्लियर? ये सब लिख लोगे ना, ये सब पढ़ा हुआ है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सेकेंड है आपका थर्स्ट, जब बहुत देर तक पानी नहीं पीते हो, घंटों तक, महीनों तक तो नहीं सॉरी, लेकिन घंटों तक जब आप पानी नहीं पीते हो तो आपका जो माउथ और थ्रोट है वो ड्राई होने लग जाता है, डिहाइड्रेशन होने लग जाती है बॉडी के टिश्यूज में। तो अगर आप पानी पी लेते हो, ड्रिंकिंग वाटर, तो दैट इज वेरी नेसेसरी टू वेट अ ड्राई माउथ। लेकिन जब एक ड्राई माउथ होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वाटर ड्रिंकिंग बिहेवियर की वजह से, मतलब द प्रोसेस इनसाइड द बॉडी इटसेल्फ कंट्रोल थर्स्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा नहीं है कि जब आपका मुंह सूख रहा है तभी आपको पानी पीना है। क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका माउथ ड्राई हो ही नहीं रहा है लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ऐसा कैसे होता है? देखो क्या होता है, जब वाटर हमारी बॉडी में जाता है तो वो टिश्यूज उसको पूरा सफिशिएंटली यूज कर लेते हैं। अब जब आपका माउथ एंड थ्रोट ड्राई होना स्टार्ट होता है तो साथ ही साथ में ये जो टिश्यूज हैं ये ड्राई होने लग जाते हैं। इवन आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना वो भी ड्राई होने लग जाते हैं, उनमें से भी पानी चला जाता है। तो यहाँ से फिर मोटिवेशन स्टार्ट होती है पानी पीने के लिए। लेकिन और भी इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जब वाटर जो है वो बॉडी के फ्लूइड्स से लॉस हो जाता है, इवन यहाँ तक कि सेल्स के अंदर से भी खत्म हो जाता है, तो जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है इसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं जिनको ऑस्मोरिसेप्टर्स बोला जाता है। ये नर्व सेल क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस क्रिएट करते हैं और बताते हैं कि सुनो सेल्स में तक पानी खत्म हो चुका है, बॉडी में कहीं भी पानी नहीं बचा है, पानी की जरूरत है। अब ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये सिग्नल हमको करते हैं कि सुनो पानी पी लो, पानी की रिक्वायरमेंट आ रही है बॉडी को, ठीक है। तो ब्रेन से ही सारा सिस्टम कनेक्टेड है। ये जब थर्स्ट रेगुलेट होती है तो इसको सेल्यूलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट बोलते हैं। जैसे अभी हमने हंगर में पढ़ा कि ये आपका होता है पूरा, कहाँ पढ़ा था हमने हंगर में, कॉम्प्लेक्स फीडिंग सटाइटी सिस्टम। वैसे ही आपका थर्स्ट के लिए जो है ये सेल्यूलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट इसको पूरा बोला जाता है, ठीक है। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है वो नर्व इम्पल्सेस क्रिएट करते हैं, नर्व इम्पल्सेस ब्रेन के अंदर बताते हैं कि भाई पानी वाली नहीं बचा है, पानी दो बॉडी को, ठीक है। तो ये आपका होता है। कुछ रिसर्चेस में ऐसा भी बताया गया है कि इनटेक ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द इनटेक ऑफ वाटर। मतलब कुछ रिसर्चेस में ये एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा क्यों लगता है कि एक आध ग्लास पानी पीने के बाद में वाटर की जो रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो चुकी है और हमको पानी नहीं पीना है। खैर उसके ऊपर अभी तक कुछ ऐसा बहुत मतलब वैलिड रिजल्ट नहीं आया है, तो उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। लास्ट है आपका सेक्स, ठीक है। अब देखो जो सेक्सुअल ड्राइव्स होते हैं एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स के भी अंदर होते हैं, लेकिन ये बोला जाता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा हंगर एंड थर्स्ट ज़रूरी है, सेक्स उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट स्टिल सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर होती है ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में। पर वही चीज़ है कि सर्वाइवल की तरह जो है उतना जितना इंपॉर्टेंट थर्स्ट और हंगर है उतनी नहीं है। और जो होम्योस्टेसिस होता है ये क्या करता है, ये वो सेक्सुअल एक्टिविटी का गोल नहीं है। मतलब कि टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल टू मेंटेन कॉन्स्टेंसी और टू अटेम्प्ट टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम इफ कॉन्स्टेंसी इज डिस्टर्ब्ड। हम क्या चाहते हैं, एक कॉन्स्टेंसी बना के रखना चाहते हैं अपने किसी भी तरह की किसी भी चीज़ में, बॉडीली फंक्शंस में। ऐसा नहीं चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो हम उसके लिए होम्योस्टेसिस जो है वो बना के रखना चाहते हैं। बट ये सेक्सुअल एक्टिविटी का गोल नहीं होता है। और सेक्स ड्राइव जो है वो एक एज के साथ में डेवलप होती है। जैसे मान लो एक छोटा बेबी है, आप उसको खाना नहीं दोगे तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सेक्सुअल ड्राइव है वो एक एज के साथ में आती है। जब आप 20 प्लस हो जाते हो, है ना, तब सेक्सुअल ड्राइव्स आपके अंदर होते हैं। तो 20 साल तक बिना सेक्सुअल ड्राइव के आप सर्वाइव करे हो ना, तो दैट मीन्स कि ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी हम इसको बायोलॉजिकल नीड्स के अंदर डिस्कस करते हैं। लोअर एनिमल्स के केस में ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे, और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकली चीज़ों के ऊपर। कभी कभी ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि बायोलॉजिकल ड्राइव मतलब सेक्स को प्योरली क्लासीफाई करना एज अ बायोलॉजिकल ड्राइव। फिजियोलॉजिस्ट इसमें सजेस्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेक्सुअल अर्ज को, जो कि डिपेंडेंट होती है केमिकल सब्सटेंसेस के ऊपर। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल ड्राइव्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। स्टडीज ऑन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, उसने ये बताया है कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेटेड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। टेस्टिस मेल्स में होते हैं, ओवरीज फीमेल्स में होती हैं, और यही सेक्सुअल मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेक्सुअल मोटिवेशन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से भी इन्फ्लुएंस होती है, जैसे एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे अंदर होते हैं। सेक्सुअल ड्राइव ह्यूमन बींग्स में जो है वो एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से होती है, और इसमें कल्चरल लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जितने पॉइंट्स हमने हमारे चैप्टर में डिस्कस किए थे वो सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। बट हाँ, वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे फिजियोलॉजिकल के ऊपर, तो इंट्रोडक्शन आपका आ जाना चाहिए कुछ नहीं तो 30 to 40 वर्ड्स में या 30 वर्ड्स में। फिर जो आपका मेन पार्ट है जिसमें
आप इन तीनों को एक्सप्लेन करने वाले हो, इंस्टिंक्ट को बताने वाले हो, सारा कुछ वो आपका 170 वर्ड्स में आ जाना चाहिए और फिर आपका जो कंक्लूजन है वो 10 to 20 वर्ड्स में आ जाना चाहिए, है ना। इसमें आप यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके आंसर का और वेटेज बढ़ा देंगे, ठीक है। और फाइनली कंक्लूजन कि ये जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से बस एक आध लाइन में भी लिख दोगे तो भी सफिशिएंट है। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन कैसा आएगा, आंसर कैसे करना है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, बहुत सोच समझ के आंसर करना है। एक दो ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन 6 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका आंसर में आपको क्या क्या लिखना है वो भी सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन डू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर? Explain the basic forms of conflicts. How do you resolve conflicting situations? Conflict कब occur होते हैं, बेसिक फॉर्म क्या होता है कन्फ्लिक्ट का, आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। 2-3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, हमको सभी को आंसर करना है। सबसे पहले हम कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताएंगे कि ऑकर कैसे होते हैं। देखो, कन्फ्लिक्ट तब आता है जब आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें लाइफ में चाह रहे हो, या आपकी लाइफ में 2-4 मोटिव्स हैं, डिज़ायर्स हैं जिन्हें आप फुलफिल करना चाह रहे हो और वो आपस में सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बॉय है ना, और उसको कोई लड़की पसंद है जिससे वो शादी करना चाहता है, ठीक है। वो जो है क्या करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है। लड़की बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसको मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं हमारे यहाँ लव मैरिजेस नहीं होती हैं, हम लव मैरिज को अलाउ नहीं करेंगे, और शायद वो उस लड़की को पसंद नहीं करते। अब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि एक डिजायर तो ये है कि ये शादी करना चाहता है, दूसरा डिजायर ये है कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए पेरेंट्स के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा, है ना। तो ये एक चीज क्या करेगी, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट करेगी। अब मान लो इसी बीच में ऐसा होता है कि ऑलरेडी घर में शादी वादी को लेकर बहुत दिक्कत चल रही है, इस लड़के की लग जाती है जॉब, और जॉब लग जाती है कहीं बाहर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में मान लो लग जाती है, ठीक है। अब इसके लिए ये जॉब ऐसी थी जो ये हमेशा से चाहता था। अब इसको चूज करना है इन तीनों में, या तो जॉब करने चले जाए, शादी वादी छोड़ दे, या तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले, या तो फिर अपने पेरेंट्स की बात मान ले और शादी ना करे। तो ऐसे होता है कि 3-4 चीजें जब आपस में चल रही हैं और सब आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, तब कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज होती है। इसमें 3 बेसिक फॉर्म्स होते हैं, हमसे पूछा ना फॉर्म्स, और फिर हम कैसे रिजॉल्व करेंगे वो भी हम बताएंगे लास्ट में। तो पहले आपने बता दिया, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर व्हेनेवर अ पर्सन मस्ट चूज कॉन्ट्रैक्टिंग नीड्स, डिजायर्स, मोटिव्स और डिमांड्स, राइट। नाउ देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसका एक फ्लो चार्ट बनाते ना, ठीक है। फ्लो चार्ट कैसे बना दोगे, जैसे आपने लिखा फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, बस फ्लो चार्ट बन गया, आगे बढ़ो। क्लियर, ये फ्लो चार्ट मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको करवाया है, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 है उसमें हमने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ था, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, इवन मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी करवाया था। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, और फ्लो चार्ट्स वगैरह कैसे बनाना है ये सारा सब कुछ। नाउ 3 बेसिक फॉर्म्स हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है कि आपको 2 पॉजिटिव एंड डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स के बीच में चूज करना है ना। जो 2 चीजें हैं, दोनों पॉजिटिव एंड डिजायरेबल हैं, आपको उसके बीच में चूज करना है कि आपको क्या करना चाहते हो। अवॉइडेंस में 2 नेगेटिव चीजें हैं, आपको उसमें चूज करना है। अप्रोच अवॉइडेंस में ऐसे मान लो कि कन्फ्लिक्ट ऐसी चीजों से आ रहा है, फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टेड टू एंड रिपेल्ड बाय द सेम गोल और एक्टिविटी। आप किसी चीज से अट्रैक्टेड भी हो और आप उस चीज को कर भी नहीं पा रहे हो, तो ये अवॉइडेंस अप्रोच कन्फ्लिक्ट होता है ना। सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कन्फ्लिक्ट के वो होते हैं एम्बिवेलेंस, यानी मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कन्फ्लिक्ट। तो अप्रोच क्या है, 2 पॉजिटिव चीजों के बीच में चूज करना। अवॉइडेंस क्या है, 2 नेगेटिव चीजों के बीच में चूज करना। और अप्रोच अवॉइडेंस क्या है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, और उसके बीच में आप फंसे हुए हो, राइट। एग्जाम्पल ले लो इसका, जैसे A person is wanting to buy a new motorbike but not wanting to make monthly payments. आप चाहते तो हो कि भाई आपको एक नई बाइक मिल जाए, लेकिन आप उसके लिए मंथली पेमेंट्स नहीं देना चाहते हो। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है कि कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब बहुत सारे लाइफ के हमारे डिसीजंस होते हैं जो अप्रोच अवॉइडेंस डायमेंशंस को ही दिखाते हैं। कहीं पर आप कुछ चीज़ चाह रहे होते हो, कोई चीज़ नहीं चाह रहे होते हो, राइट। तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए थे, वो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो।
अब अगर हम बात करें कि मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो मोटिवेशनल कन्फ्लिक्ट की वजह से ही होता है। मतलब कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ऑब्वियस है कि फ्रस्ट्रेशन होगी, आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेशन होगा तो अग्रेशन भी होगा। और लाइफ में हम बहुत बार ऐसे कंपीटिंग फोर्सेस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो हमको डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस कंडीशन ऑफ कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर ही देती हैं। तो इसलिए साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल विशेस एंड नीड्स टू कैरेक्टराइज कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे करना है, कैसे इनसे बचा जाए, तो आपको हर एक सिचुएशन के प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं। जैसे आपके सामने 3 सिचुएशन थी कि या तो आप जिसको पसंद करते हो आप उससे शादी कर लो, या तो आप अपने पेरेंट्स की बात मान लो, या तो फिर आप अपनी जॉब को ले लो। ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखना है कि आपके पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक सॉर्टेड करो। मान लो पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं अगर तुमने शादी करी तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन तो हम कभी भी नहीं चाहते। तो हमको वहाँ पर थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं किसी चीज़ को मनाना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपको कन्फ्लिक्ट का कारण समझना पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट से फ्रस्ट्रेशन आता है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। जैसे मान लो अ यंग मैन वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन बट इज परस्यूइंग अ कोर्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर एंड इज नॉट एबल टू परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज पेरेंट्स, मिड टर्न अग्रेसिव अपॉन बीइंग क्वेश्चन ऑन हिज पुअर परफॉर्मेंस इन द कोर्स। मान लो आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स बोल रहे सुनो IIT में जाओ। अब पेरेंट्स प्रेशर में आके आपने IIT ज्वाइन कर ली पर रिजल्ट आपका अच्छा ही नहीं रहा है, और पेरेंट्स बोलते पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तो आप बोलते हो कि भाई मेरा मन ही नहीं लगता उस चीज़ में। तो दैट इज समथिंग कि कन्फ्लिक्ट के साथ साथ में फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन तो आएगा ही आएगा। तो हमको उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं, उसको रिसॉर्ट करने की कोशिश करना है, और साथ ही साथ में ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बचाना है, ऐसी सिचुएशन से अपने आप को निकालना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि फ्रस्ट्रेट होना है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करके सारे पार्ट्स का आंसर देना, पहले बताना कन्फ्लिक्ट क्या होता है, फिर बताना उसके 3 फॉर्म्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल देना, फ्लो चार्ट बनाना, फिर कैसे रिजॉल्व कर सकते हो वो बताना। क्लियर? और इसी में आपका कंक्लूजन भी हो जाएगा। कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोलॉजी इन ह्यूमन इमोशंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन दैट प्ले वाइटल रोल इन ह्यूमन इमोशंस। फिजियोलॉजी का क्या रोल होता है ह्यूमन इमोशंस में, कौन कौन से डिफरेंट एरियाज हैं ब्रेन के जो ह्यूमन इमोशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, सो वी विल राइट दैट फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन। सबसे पहले थोड़ा फिजियोलॉजिकल बेसिस के बारे में बताएंगे, इसके बाद में ब्रेन के डिफरेंट एरियाज जो ह्यूमन इमोशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हम जब सब जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये हमारे इमोशंस में एक्सप्रेस होते हैं, और ये बॉडीली चेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं इन सारी चीज़ों से। दैट मीन्स कि अगर आप हैप्पी हो तो वो एक इमोशन आपका अगर हमको देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा कि अगर आपको हंगर लग रही है, आपको भूख लग रही है, तो आपकी बॉडी के अंदर चेंज होगा। वैसे ही अगर आप खुश हो तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं। अब ये जो इमोशंस हैं इन सभी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे इसमें बताया है कि ऑल ऑफ us must have felt the increase in heart rate, pulsating temples, increased sweating, shaking in limbs when we are angry or excited about something। हम सभी ने ये एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए मतलब गुस्से में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ने लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, हाथ पैर हमारे कांपने लग जाते हैं। तो ये बॉडीली रिएक्शंस हो रहे हैं किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है। Sophisticated equipment has made it possible to measure the exact physiological changes that are present along emotions। Sophisticated equipments के थ्रू हम इस तरह के फिजियोलॉजिकल इमोशंस को चेंजेस को मेजर कर सकते हैं जो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये ऑटोमेटिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम दोनों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो एक्सपीरियंस है इमोशंस का वो न्यूरो फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशंस के थ्रू होता है जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, सोमेटिक, साथ ही साथ में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये सभी जो है इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, सबका काम इसमें होता है। अब जब इंडिविजुअल्स विद एक्सटेंसिव इंजरी इन दीज ब्रेन एरियाज हैव बीन known to demonstrate impaired emotional disabilities। अगर इन एरियाज में ब्रेन के किसी को किसी तरह का कोई इंजरी है किसी भी पर्सन को तो उसको फिर ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बड़ी ही दिक्कत होती है। इवन इम्पेयर्ड इमोशनल एबिलिटीज उसकी हो जाती हैं।
Selective activation of different brain areas have been experimentally shown to arouse different emotions in infants and adults. अलग अलग तरीके से किसी ब्रेन के एरिया को एक्टिवेट करने से हमने ये देखा कि बच्चों में और एडल्ट्स में किस तरीके से इमोशंस रिफ्लेक्ट होते हैं। साथ ही साथ आप इसमें ये भी बताओगे, जैसे इसमें पूछा है कि डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन इमोशंस, तो वो हमने बता दिया कि थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिजियोलॉजिकल हमने बता दिया। इसी के साथ में आप ये भी बताओगे कि ये जो फिजियोलॉजिकल बेसिस हैं इमोशंस के, ये हमको दिखते कैसे हैं। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक वर्बली एक्सप्रेस हो सकते हैं, एक नॉन वर्बल होते हैं। तो नॉन वर्बल में आपको ज़्यादा फोकस करना है किसके ऊपर, फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर। ये आप थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट में ही बताओगे, रोल ऑफ फिजियोलॉजी इन ह्यूमन इमोशंस में, है ना, ये आप थोड़ा सा इसमें बताओगे, और फिर उस बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, और फिर आप डिफरेंट एरियाज बताओगे ब्रेन के। तो हमने यहाँ पे बताया ऑटोनॉमिक सोमेटिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर, लिख लोगे इस क्वेश्चन के आंसर को, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द लाई डिटेक्टर्स एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इट। लाई डिटेक्टर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, और इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो सारा कुछ। लाई डिटेक्टर्स को पॉलीग्राफ्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो लाई डिटेक्टर्स होते हैं ये ग्राफिकली हमारी बॉडी के रिएक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और बॉडी के अराउजल को भी मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाई डिटेक्टर्स में अक्सर एक चेयर पर एक पर्सन को बिठा दिया जाता है, सारे वो सब इक्विपमेंट्स उसको कनेक्ट कर दिए जाते हैं, और एक स्क्रीन होती है। तो जब भी उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो स्क्रीन पर ऐसे ऊपर नीचे हमको देखने को मिलता है कि कुछ कुछ रेज जारी होती हैं। तो ये पूरा ग्राफिकली प्रेजेंट करता है कि जब हमने क्वेश्चन पूछा तो पर्सन के अंदर किस तरह से अराउजल हुआ, और उसने आंसर दिया तो क्या बॉडीली फंक्शंस उसके अंदर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों को लाई डिटेक्टर्स में मेजर किया जाता है। टिपिकली अ लाई डिटेक्टर मेजर्स चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। लाई डिटेक्टर बेसिकली देखो किन चीजों को मेजर करता है, ब्लड प्रेशर कैसा हो रहा है, हार्ट रेट कैसी हो रही है, ब्रीदिंग रेट कैसा हो रहा है, डेप्थ कितनी है ब्रीदिंग की, क्या बहुत ही मतलब डीप ब्रीदिंग है या जो है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड ब्रीदिंग हो रही है। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, GSR को भी हम देखते हैं, जो कि इंडिकेट करता है वेरिएशंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द स्किन। स्किन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये GSR बताता है। लाई डिटेक्शन में इंडिविजुअल को टेस्ट किया जाता है सबसे पहले, उससे कुछ न्यूट्रल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि एक बेसलाइन बन जाए, जैसे उसका नाम क्या है, वो क्या काम करता है, उसके फादर क्या करते थे, कितने सिबलिंग्स हैं, ये सारे। सिंपल क्वेश्चन के बाद में फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछना है। तो इससे हमको रिस्पॉन्सेज देखने को मिल जाते हैं, है ना, और इंडिकेटिंग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। जैसे मान लो अगर किसी पर्सन ने क्राइम करा है, अब वो झूठ बोले जा रहा है बार बार, तो हमने कहा सुनो इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराते हैं। तो पहले हमने उसको बिठा दिया, अब उसको पता है कि उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होने वाला है, तो ऑलरेडी घबराया हुआ है ना, क्योंकि झूठ बोल रहा है। अब क्या होगा, उसको जब आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करोगे तो आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछोगे, जैसे उसका नाम क्या है, तो रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन ऐसा है कि नाम क्या है, तो वो सोचेगा कि अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसने बता दिया। फिर उससे आप कहाँ रहते हो, पहले क्या करते थे, ये वो सारे क्वेश्चन पूछ रहे, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, सारा काम बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मल स्टेट में बॉडी चल रही है। अब क्वेश्चन स्पेसिफिक आते हैं, जैसे कि जिस दिन क्राइम हुआ उस दिन आप कहाँ पर थे, तो उसकी बॉडी थोड़ी सी अराउज हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज को लेके वो स्ट्रेस कर रहा है वो क्वेश्चन उससे पूछा गया है। फिर उससे ऐसा पूछा जाएगा कि क्या आप ही ने ये क्राइम किया था, तो उसकी बॉडी में ब्रीदिंग रेट कैसा हो रहा है, हार्ट बीट कैसे जा रही है, ये चीजें कहीं ना कहीं हमको दिखा देती है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ओके, इसी के साथ में फिर सिंपल क्वेश्चंस के बाद में स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं जिससे हमको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, और क्या इंडिविजुअल उस क्राइम में इन्वॉल्व था या नहीं, ये सारा कुछ हमको पता चल जाता है। लाई डिटेक्टर और द पॉलीग्राफ रिकॉर्ड्स द चेंजेस इन न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आपके पूरे न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, साथ ही साथ में आपके फिजियोलॉजिकली जो भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पर हम इसको कोड कर लेते हैं। Though the polygraph makes several objective recordings, the interpretation of these records depends heavily on the subjective judgment by the examiner. ऐसा तो सारी चीज़ें पॉलीग्राफ के थ्रू हमको दिख जाती हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रहा है, वो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करता है, उस पर बहुत ज़्यादा आंसर्स रिलाई करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अनरिलेटेड फैक्टर्स जैसे फियर, पेन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें भी एक इंडिविजुअल फील कर रहा होता है टेस्ट के टाइम पे, तो उससे भी अराउजल लेवल जो है वो मतलब अफेक्ट हो जाता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि इंडिविजुअल लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी झूठ बोल सकता है, बस जो वैलिडिटी है पॉलीग्राफ की उसके रिजल्ट्स जो हैं वो डाउटफुल हैं, बट स्टिल इसको यूज़ किया जाता है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में लाई डिटेक्शन के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आंसर गलत आएगा, हो सकता है सही भी आ जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गलत आंसर आ जाए, ठीक है, बट फिर भी इसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है, इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमने लाई डिटेक्टर्स के बारे में बताया, किस तरह का प्रोसेस होता है वो भी हमने बता दिया, एंड आई होप सो
दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। फाइन, समझ में आया ना कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको उसको आंसर करना है। आप एग्जाम्पल्स इसमें बिल्कुल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशंस? हाउ डू कल्चरल डिफरेंसेस ऑल्टर द मीनिंग्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस? नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं जो मतलब कैसे इमोशनल एक्सप्रेशन के मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी किया था, है ना, MIQ पार्ट 1 में। यहाँ पर भी है, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल इमोशनल एक्सप्रेशंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में वी विल राइट इन द इंट्रोडक्शन फिजियोलॉजिकल इमोशनल एक्सप्रेशंस, या थोड़ा सा इमोशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो कैसे होते हैं वो सारा कुछ हम बताएंगे। इसके बाद में हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन की, जिसमें मेनली हम फेशियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे। फिर हम बताएंगे कि कल्चर कैसे इमोशनल एक्सप्रेशंस में डिफर करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमको हमारे आंसर को कंप्लीट करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद में जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस होते हैं वो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये इंडिविजुअल को उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। इमोशंस ना केवल फेस से कन्वे किए जाते हैं बल्कि नॉन वर्बल चैनल्स के थ्रू भी किए जा सकते हैं, जैसे गेज बिहेवियर, गेस्चर्स, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमल बिहेवियर। अगर हम बात करें कल्चरल डिफरेंसेस की, ये पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि फेशियल एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन क्या एक चीज़ को दिखाता है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो जैसे चाइना में हैंड क्लैपिंग करना एक एक्सप्रेशन है वरी या डिसअपॉइंटमेंट का, वही एंगर को एक्सप्रेस किया जा सकता है लाफ्टर के साथ में चाइना में, है ना। हमारे यहाँ पे एंगर के टाइम पे बिल्कुल हंसना गुनाह है, लेकिन चाइना में ऐसा हो सकता है। साइलेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया में साइलेंस का मतलब होता है डीप इमोशंस। अगर आप बात करें और सामने वाला जो पर्सन है वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, तो ये एक चीज़ क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं डीप इमोशंस कन्वे किए जा रहे हैं। वहीं अगर वेस्टर्न कल्चर में आप एक कम्युनिकेशन के बीच में बिल्कुल चुप रह जाते हो, तो ये किसी चीज़ को दिखाता है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन को। तो ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस हैं इमोशंस को लेके। वहीं कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो गेज के थ्रू भी पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि लैटिन अमेरिका या सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में जो डायरेक्ट गेज होता है, मतलब आंखों में आंखें डाल के जो बात करना होता है कन्वर्सेशन पार्टनर के, वहीं एशिया वगैरह में, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में यहाँ पे पेरिफेरल गेज होता है, मतलब आपको आंखों में आंखें डाल के बात तो करना है लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर भी दिखना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सप्रेशंस में कल्चरली डिफरेंट होती हैं। फिजिकल स्पेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत पास आके बात करते हैं, कुछ लोग बहुत दूर जाके बात करते हैं। अमेरिकन्स बिल्कुल प्रेफर नहीं करते कि आप बहुत पास आके बात करो, है ना, आपको थोड़ा सा एक जो है स्पेस रखनी है। वहीं जो ओरिएंटल इंडियंस हैं वो बहुत पास आके बात करने को या बहुत ही एक मतलब कंफर्टेबल मानते हैं और उसको एक बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन की तरह समझा जाता है। क्लियर? तो ये कल्चर्स में है चीज़ें जो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आप क्या क्या लिखोगे, नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कल्चरल डिफरेंसेस क्या क्या हैं, पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में। इज दैट क्लियर? इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये सारा कुछ समझ में आ गया है। फाइन, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो इस चैप्टर से जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एग्जामिनेशन क्रिएट्स एंग्जाइटी, एक्सप्लेन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम द एग्जामिनेशन एंग्जाइटी। एग्जामिनेशन से एंग्जाइटी होती है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे एग्जामिनेशन एंग्जाइटी से बचा जा सकता है। तो पहले थोड़ा एंग्जाइटी के बारे में बताएंगे कि एंग्जाइटी जो है वो एक बड़ी ही ऐसी फीलिंग होती है जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, जिसमें फियर भी होती है, बहुत ही डिस्गस्ट फीलिंग भी होती है ना। तो एग्जामिनेशन एंग्जाइटी बहुत ही जनरल कॉमन चीज़ है स्टूडेंट्स के अंदर, लेकिन इसको ओवरकम करना ज़रूरी है, अदरवाइज स्टूडेंट्स एंग्जाइटी की वजह से अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये जितना मैंने बोला ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, ठीक है। फिर हम आएंगे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे ओवरकम किया जा सकता है। देखो,
For most of us, an approaching examination brings about a feeling of churning stomach and anxiety. In fact, any situation which involves performing a task and the awareness of being evaluated for the performance is an anxiety-provoking situation for most people. हम सब कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन की बात सुन के थोड़ा सा घबरा जाते ही हैं, लेकिन किसी भी तरह की सिचुएशन में टास्क परफॉर्म करना, उसके लिए अवेयर होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमको एंग्जाइटी देती हैं कि पता नहीं कैसा पेपर जाएगा, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या पता हम कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें एंग्जाइटी लेकर आती हैं। सर्टेन लेवल एंग्जाइटी ठीक है, अच्छी है, क्योंकि हमको मोटिवेट करती है, लेकिन अगर ये एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाए तो वो हमको टास्क नहीं करने देती है। तो एंग्शियस इंडिविजुअल जो है वो हाईली फिजियोलॉजिकली अराउज्ड होता है, इमोशनली अराउज्ड होता है, और किसी भी तरह का कोई भी काम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता है, कोई भी टास्क अच्छे से नहीं कर पाता है। तो हमको क्या करना होगा कि इस तरह की स्ट्रैटेजीज के लिए कोपिंग करनी पड़ेगी, मतलब कुछ स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ेगी, कोपिंग स्ट्रैटेजीज। तो आप मॉनिटरिंग कर सकते हो या इफेक्टिव एक्शन ले सकते हो, है ना। ब्लंटिंग या अवॉइडिंग द सिचुएशन, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो जो भी चीज़ आपको एंग्जाइटी दे रही है आप उसके लिए कोई एक्शन ले लो, मतलब एग्जाम अगर परेशान कर रहे हैं तो पढ़ाई कर दो, या तो फिर अवॉइड कर दो, पढ़ो ही मत, एग्जाम के बारे में सोचो ही मत। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, पहला मॉनिटरिंग या टेकिंग इफेक्टिव एक्शन, दूसरा ब्लंटिंग और अवॉइडिंग द सिचुएशन। क्लियर। सबसे पहले मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस करते हैं। देखो, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इफेक्टिव एंड डायरेक्ट एक्शन टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड दीज कैन बी एज फॉलोज। प्रिपेयर वेल, बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो, अपने आप को टाइम दो, टॉपिक्स के साथ में फेमिलराइज हो, क्वेश्चन पेपर्स को देखो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को, पैटर्न को समझो, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको प्रिपेयर करो। इससे आपको एक सेंस मिल जाएगा कि भाई पेपर कैसा आने वाला है, तो कम से कम डर नहीं लगेगा। दूसरा, रिहर्सल करो, रिवीजन करो, मॉक पेपर्स लगाओ, है ना, प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ, और अपने फ्रेंड वगैरह से पूछो कि वो कितना पढ़, मतलब उनसे अपना नॉलेज शेयर करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका जो नॉलेज है वो सही है, आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो उसके लिए आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। इनॉक्यूलेशन, अपने आप को इनॉक्यूलेट करो स्ट्रेस के अगेंस्ट में, मतलब exposure through rehearsals and role playing prepares you physically and mentally to face the examination situation better and with confidence। आपको उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर देता है जब आप रिवीजन करते हो, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। तो स्ट्रेस जैसी चीज़ों के अगेंस्ट में अपने आप को इनॉक्यूलेट करो, उनसे बचो। पॉजिटिव थिंकिंग करो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि भाई आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। अच्छे से अपने थॉट्स को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करो। चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, सोचने से बार बार ऐसा तो है नहीं कि आपका पेपर निकल जाएगा। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करो, पॉजिटिव रहो, और साथ ही साथ में एंथुसियास्टिक। सपोर्ट लो, अगर आपको लगता है कि आपको अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की, टीचर्स की ज़रूरत है, सीनियर्स की ज़रूरत है, तो उनसे सपोर्ट लो। सपोर्ट लेने में बिल्कुल भी सोचो मत, ठीक है। तो क्या होगा कि आप किसी से बात करोगे तो कम से कम आपको थोड़ा सा बेटर फील हो जाएगा, तो वो एक चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा है ब्लंटिंग स्ट्रैटेजीज। ब्लंटिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर होता है सिचुएशन को अवॉइड करना। अब अवॉइडेंस डिजायरेबल तो नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है एग्जामिनेशन की सिचुएशन में, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम रिलैक्स रहें, हमको अपने आप को काम डाउन करना है, अपने थॉट्स को रीफ्रेम करना है, और इन जनरल हमको कंफर्टेबल पोस्चर में लाई डाउन कर जाना है, जहाँ से हमारे मसल्स रिलैक्स कर सकें, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को रिड्यूस कर सकें, और थॉट्स एंड फोकसिंग का फ्लो बढ़ सके। ये थॉट्स एंड फोकस हमको आगे अच्छे से पढ़ने में हेल्प करेंगे। एक्सरसाइज करिए, थोड़ा बहुत आप एक्टिवेट होंगे तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ये आपको एक्सेसिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे आप एग्जामिनेशन की एंग्जाइटी से बच सकते हो, पढ़ाई कर पाओगे। और थोड़ा सा अपने आप को जो है टाइम दो, ताकि आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सको। सो दीज वर दी स्ट्रैटेजीज। मैं एक बार और बता दे रही हूँ। देखो, मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या करना है? प्रिपेयर वेल, have a rehearsal, inoculation, positive thinking, seek support, 5 strategies। blunting strategies में क्या क्या करना है? relaxation and exercise। क्लियर? इसका एक फ्लो चार्ट बना देना अच्छा सा, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, और फाइनली कंक्लूड कर देना कि एग्जामिनेशन एंग्जाइटी होती सभी को है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज हम पेपर में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन यूज दिस स्ट्रैटेजीज फॉर थिंग। इज दैट क्लियर? इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया, एंड आई होप सो कि डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को देखा है और साथ ही साथ में आंसर करने का तरीका भी देखा है। आपको बस एक चीज़ करनी है कि आपको बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, खुद से आंसर करने की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप आंसर्स को लिख पाओगे।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, किसी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके सभी डाउट्स को मैं आंसर कर दूंगी। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो आपको डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसे आप बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com जो गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे आप जैसे ही गूगल पर एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की कोर्सेज की वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास कोर्स सब्जेक्ट चैप्टर लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो आपका हो जाएगा ओपन। इतना ही नहीं, आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। हम आपसे कोई पेमेंट नहीं लेंगे, ना ही आपको कोई कूपन भेजेंगे। इट इज 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को नोट्स एंड बुक्स का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू वेरी मच।